ये आज जो कैबिनेट में शिक्षा विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी देने के लिए मैं आर के महाजन मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। तो आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा की गई थी कि राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा और इस संबंध में सेवा शर्त नियमावली शीघ्र लागू की जाएगी। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया, नियमावली तैयार की गई और कैबिनेट में उसको आज रखा गया और मंत्रिपरिषद के द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 3.5 लाख के करीब है, उनको हम सामाजिक सुरक्षा, सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी के रूप में ईपीएफ का लाभ देने जा रहे हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देने जा रहे हैं और जिसमें 15,000 तक की सैलरी, सभी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 15,000 तक की सैलरी में जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल ऑब्लिगेशन है कि 15,000 सैलरी में 13% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार का रहता है उसमें, और 1% उसमें 12% वो शिक्षक के अकाउंट में जाता है और 1% हमें ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट के रूप में देना पड़ता है। तो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार का रहेगा और 12% कॉन्ट्रीब्यूशन शिक्षक को करना पड़ेगा। तो ये उसके अकाउंट में जाएगा, इस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी बैंक रेट से ज़्यादा रहता है और उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है और समय समय पे वो लोन भी वहाँ उसके संचित राशि से ले सकता है और पेंशन की सुविधा भी उसमें रहती है और अगर कोई डेथ होने पे 2.5 लाख से 6 लाख तक का उसको एक्सग्रेशिया अमाउंट भी इस स्कीम से मिलता है। तो इस स्कीम को लागू करने पर कुल जो वार्षिक व्यय आएगा 815 करोड़ रुपए का वार्षिक एक्सपेंडिचर सरकार का होगा, 815 करोड़ का। दूसरा, इनके वेतन वृद्धि के बारे में हम सोच रहे थे कि इस साल इनको कुछ वेतन वृद्धि भी दी जाए। ये ईपीएफ का लाभ देना भी अपने आप में वेतन वृद्धि है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार सोच रही थी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि इनको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते राज्य सरकार के संसाधनों में काफ़ी कमी आ गई है, जिसके चलते इस वित्तीय वर्ष में हम इनको पे रिविजन का बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, इनके वेतन में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से इनके वेतन में 15% की वृद्धि की जाएगी और अगर हम 13% ईपीएफओ में योगदान दे रहे हैं इनके लिए और 1 अप्रैल 2021 से 15% की वेतन वृद्धि करने जा रहे हैं, तो कुल इनके इमोल्यूमेंट्स में इनके वेतन में 20% से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 में इनको हमने फिक्स सैलरी से, इन टीचर्स को फिक्स सैलरी से पे स्केल दिया था, जिसमें उस समय मिनिमम 20% हमने इंक्रीज की थी, हाई किया था। 2017 में हमने 7th पे कमीशन का बेनिफिट दिया, जिसमें 17% वेतन वृद्धि इनकी की गई थी और आज के निर्णय के आलोक में 20% से ज़्यादा वृद्धि इनको हम देने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से 15% देंगे। तो पिछले 5 वर्षों में इनके वेतन में 60% से अधिक वेतन वृद्धि हम सरकार दे रही है। इसके अलावा 2015 में एक और बेनिफिट हमने दिया था कि जैसे जैसे सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा, इनको भी डीए बढ़ता जाएगा इनका उसी अनुरूप, और हर साल जो सरकारी कर्मी को 3% इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी बेनिफिट हम पहले से इनको देते आ रहे हैं। और हाउस रेंट अलाउंस का भी बेनिफिट इनको मिल रहा है, जिस नगर क्षेत्र में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, जो भी वहाँ पे हाउस रेंट रेट एप्लीकेबल मिलेगा,
इसके अलावा मेडिकल अलाउंस भी इनको पर मंथ हम देते हैं। तो वित्तीय संसाधनों के कमी के चलते ये बेनिफिट इस साल 15% का नहीं दे के हम 1 अप्रैल 2021 से देंगे। इसके बारे में प्रधान सचिव वित्त हमारे साथ हैं, ये भी इस पे कुछ बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री भाषण में विधानसभा में ये स्पष्ट किया था कि उस तारीख तक 33% का शॉर्टफॉल हमारे जो स्टेट टैक्सेस है उसमें हो गया है पूरे अभी तक में। और इसका मुख्य कारण हमारे कोरोना में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन काफ़ी दिन तक चला, तो जो राशि और जो टैक्सेस की कमी हुई उससे कम से कम हम लोग उसके बावजूद हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए कि राज्य में किसी का वेतन नहीं रुका, किसी का वेतन में कटौती नहीं की गई, और किसी के कॉन्ट्रैक्टर किसी पेमेंट में किसी का हम लोगों ने कटौती और स्टॉपेज नहीं किया। हम लोग ऑलमोस्ट जो लाइबिलिटीज़ है वो हम लोग मीट कर सके, और हम लोग को अब उस परिस्थिति में एडिशनल लाइबिलिटी लेने का स्कोप नहीं बचता है। मतलब एडिशनल हम और मतलब नए एक्सपेंडिचर या नए इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर्स लेने का हम लोग को स्कोप नहीं बचता है जब 33% का शॉर्टफॉल है। और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले साल वित्तीय स्थिति जो कोरोना की स्थिति है उसमें सुधार होगा और राज्य को और राजस्व प्राप्त होगा, और जिससे हम लोग ये जो नई लाइबिलिटी जो नए जो खर्च और नए इंक्रीजेस होगा, ये करीब 2900 करोड़ के आसपास ये शिक्षक का वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो हम लोग मीट कर पाएंगे। लेकिन इस वर्ष हम लोग के पास ऐसा कोई विंडो नहीं है वित्तीय स्थिति को देखते हुए कि हम लोग इसको इस साल इनकॉर्पोरेट कर सकें। केवल हम लोगों ने एक सीमित कुछ इसमें अंश हम लोगों ने ईपीएफ वाला सितंबर 1 के इफेक्ट से हम लोग दे रहे हैं, बट वेतन वृद्धि इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2021 के इफेक्ट से हम लोग देंगे। तो जो वेतन वृद्धि के फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 1950 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एक्सपेंडिचर सरकार पे आएगा और 815 करोड़ रुपया ईपीएफ लाभ देने से आएगा। तो कुल सरकार की जो अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन सरकार पे पड़ेगा वो 2765 करोड़ रुपए का पड़ेगा। इसके अलावा इनकी सर्विस कंडीशन में भी हमने काफ़ी सुधार किए हैं। जो इनकी डिमांड्स थी इनको मान लिया है। इनकी एक मुख्य डिमांड थी कि एक एम्प्लॉयमेंट यूनिट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट यूनिट में इनको ट्रांसफ़र की एक बार फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। वर्तमान में जो ट्रांसफ़र के बारे में नियम है कि अगर कोई टीचर अगर पंचायत का टीचर है तो उसी पंचायत में उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर वो पंचायत समिति का टीचर है, जो मिडिल स्कूल के टीचर रहते हैं, तो पंचायत समिति के भीतर ही उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। और जिला परिषद के टीचर हैं तो उसी जिला में जिला परिषद के अंदर ही उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ महिला शिक्षक खास करके जिनकी शादी हो जाती है, दूसरे जिलों में वो चली जाती हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षकों को अंतर नियोजन और अंतर जिला ट्रांसफ़र की एक सुविधा दी जाएगी ताकि वो इच्छित स्थान पर ट्रांसफ़र ले सकें। इसके अलावा जो पुरुष शिक्षक हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको हम ये बेनिफिट म्यूचुअल ट्रांसफ़र बेसिस पे देंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र बेसिस पे देंगे, उनके लिए फ्री नहीं रहेगा। लेकिन महिला और दिव्यांग शिक्षक केस में एक बार उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा उनको प्रमोशन के एवेन्यूज़ नहीं थे इनके, तो प्रमोशन के अवसर का भी हमने नियमावली में प्रावधान किया है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो 50% मिडिल स्कूल के टीचर का पद प्राइमरी स्कूल के टीचर से प्रोन्नति से भरा जाएगा। इसके अलावा मिडिल स्कूल में जो हमारे 30,000 की संख्या में मिडिल स्कूल सारे बिहार में जो हेडमास्टर के पद ऐसे टीचर से भरे जाएंगे, उसके लिए अलग से एक पे स्केल हम निर्धारित करेंगे। और ये ऐसे टीचर से ही ये प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे और वित्त विभाग की सहमति से उनका पे स्केल निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, अगर वो निर्धारित योग्यता
रखते हैं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 50% जो पदों को हाई स्कूल के टीचर से भरा जाएगा, प्रोन्नति के आधार पर भरा जाएगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं उनके पदों को भी ऐसे टीचर से भरा जाएगा, प्रोवाइडेड के ये कुछ कंडीशन को फुलफिल करें। इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किए जाएंगे। इस प्रकार इनकी जो डिमांड थी कि ये प्रोन्नति के अवसर नहीं है, उसका भी हमने नियमावली में प्रावधान कर दिया है। एक इनकी और डिमांड थी कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर अगर मिडिल स्कूल के टीचर में उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी, जहाँ हाई स्कूल के टीचर के रूप में हो जाती थी, तो हम उनकी पुरानी सर्विस का उसको बेनिफिट नहीं देते थे, पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट नहीं देते थे। तो इनकी इस मांग को भी मान लिया गया है। अगर किसी टीचर का हायर स्केल पे अपॉइंटमेंट होता है तो उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन सीनियोरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ इनकी ये भी डिमांड थी कि हमें जो अवकाश मिलता है उसमें कुछ कमी है, उसको सुधार किया जाए। जैसे मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को मिलती है, मातृत्व अवकाश, वर्तमान में 135 दिन देय है, इसको बढ़ाकर 180 दिन किया गया है। और पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी अवकाश जो वर्तमान में देय नहीं है, वो 15 दिन देय होगा। स्टडी लीव वर्तमान में सेवा काल के 7 वर्ष के बाद इनको देय होती है, 3 वर्ष की स्टडी लीव रहती है, लेकिन अब 7 वर्ष के स्थान पे 3 वर्ष के बाद ये स्टडी लीव ले पाएंगे, और ये स्टडी लीव अवैतनिक होगी जैसे पहले से है। अभी वर्तमान में इनको अर्जित अवकाश दे नहीं है, यह हमने प्रावधान किया है कि प्रति वर्ष इनको 11 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा और 120 दिन तक का ये अवकाश संचित हो पाएगा। इसके अलावा इनकी ये शिकायत थी, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर कुछ टीचर्स अपॉइंट थे, तो उसके लिए अलग से हमें बजट में प्रोविजन करना पड़ता था, जिसके चलते उनका सैलरी पेमेंट में विलम्ब होता था। तो हमने ये प्रावधान किया है कि अन्य टीचर्स की बांध थी, उनका भी हम एक साथ बजट में प्रावधान करेंगे, ताकि उनको जो लेट से सैलरी का भुगतान होता है वो ना हो, ससमय उनको सैलरी का भुगतान हो सके। एक इनकी और डिमांड थी कि टीचर्स के डेथ होने पे वर्तमान ये प्रावधान है कि उनके जो आश्रित हैं उनको टीचर के रूप में ही अनुकंपा की सेवा का लाभ मिलेगा, और टीचर के रूप में अनुकंपा का सेवा का लाभ लेने के लिए मिनिमम जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, इंटर होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और टीटी पास होना चाहिए। तो ये आश्रित थे, ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते थे, जिसके चलते अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब हमने ये प्रावधान किया है कि हाई स्कूल में जितने भी हमारे परिचारी क्लास 4 के पद हैं और लिपिक के पद हैं, जिनको हम सहायक का नाम देने जा रहे हैं, वो उसके लिए एक नए पदों का हम क्रिएशन करेंगे, और उन पदों में से 50% पद ये ऐसे टीचर्स के आश्रितों से भरे जाएंगे। अनुकंपा का लाभ हम क्लास 3 और क्लास 4 के रूप में भी इनके आश्रितों को देंगे। इसके अलावा इनकी ये भी डिमांड थी कि राज्य के कुछ ही जिलों में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इनके सैलरी का भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते अन्य जिलों में दूसरे बैंकों से हो रहा है, जिसमें विलम्ब होता है। तो ये भी हमने ये डिसीजन लिया कि राज्य के सभी जिलों में जहाँ पे संभव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इनके सैलरी का पेमेंट किया जाएगा, ताकि ससमय इसका भुगतान हो सके। इसके अलावा लगभग 4000 के करीब हमने गेस्ट टीचर रखे थे, पिछले 2 वर्ष से एक गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में यह निर्णय लिया गया कि जो गेस्ट टीचर, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, जो 1 वर्ष की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं, उनको 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट में 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। तो ये इनकी सेवा शर्तों के बारे में जो भी मांगे थी हमने सब मान ली हैं। इसके अलावा ईपीएफ का भी लाभ हम देने जा रहे हैं, और 15% पे हाइक का लाभ भी हम 1 अप्रैल 2021 से देने जा रहे हैं। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अन्य एजेंडा है कैबिनेट का, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट उसके बारे में बताएंगे। आवाज माइक नहीं है, आवाज नहीं आ रही। आवाज हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। सर, ईपीएफ का लाभ कब से मिलेगा शिक्षक को? ये सितंबर से मिलेगा।
ये सर 12% और 1% आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट 1% की बात करें सर, 12%। नहीं, उसमें ऐसा है कि ईपीएफ का जो भी हम बेनिफिट देते हैं उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है 13%। तो 13% में 12% तो शिक्षक के अकाउंट में जाता है और 1% वो ईपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में। ये 13% ही हमसे लिया जाएगा, लेकिन 12% शिक्षक के खाता में जाएगा और 1% वो ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन उसको हमें देना पड़ता है। ये जो आश्रितों को आप लोग देने वाले हैं, नए पद सृजन करने वाले हैं, क्या इसी साल हो जाएगा या फिर नहीं, ये ऑलरेडी आज हमने इसके लिए अलग से एक नियमावली का अनुमोदन हो गया है और ये इमीडिएट होगा, इमीडिएट इफेक्ट से होगा, इसका तुरंत लाभ मिलेगा। और जो पुराने टीचर्स जिनकी डेथ हो गई है, उनके आश्रित जो शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक की योग्यता धारण नहीं करते हैं, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसे काफ़ी संख्या में ऐसे टीचर्स हैं जिनके डिपेंडेंट्स को हम किसी तरह का अनुकंपा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो टीचर की योग्यता का नहीं रखते हैं। तो ऐसे लगता है कि हज़ारों की संख्या में ऐसे डिपेंडेंट्स हैं जिनको ये आज के डिसीजन से उनको जो बेनिफिट मिल पाएगा। अगर कोई मैट्रिक है तो उसको हम परिचारी के रूप में रखेंगे, कोई इंटर पास है तो उसको हम सहायक के रूप में हाई स्कूल में रखेंगे। आपने आपका दोनों बता दिया, उद्यम वाला और जो जेएफआर में हुआ है। और कोई क्वेरी है तो बताइए। आप बता दीजिए तो अच्छा है। इसके अलावा हमने एक और डिसीजन लिया शिक्षा विभाग से रिलेटेड है कि संस्कृत जो हमारे अनुदानित संस्कृत स्कूल्स हैं तो उनमें कुछ टीचर छूट गए थे जिनको हमने रिवाइज्ड पे का बेनिफिट नहीं दिया था। तो आज वो भी डिसीजन हमने लिया है कि संस्कृत स्कूलों के टीचर्स को भी रिवाइज्ड पे स्केल का बेनिफिट दिया जाएगा। वो भी एक निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। बाकी इसके अलावा जो एजेंडा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से रिलेटेड है वो आपको बताएं। मैं आज के दिन में 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, फाइनेंस हूँ और उद्योग हूँ। सर्वप्रथम फाइनेंस में आज एक एजेंडा था जो संभवतः आप लोग को रुचि होगी। ये हम लोगों ने बिहार फाइनेंशियल रूल्स जो है उसके प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में हम लोगों ने संशोधन ये कर दिया है कि हम लोग विभिन्न सरकारी प्रोक्योरमेंट में कुछ देश, ग्रुप ऑफ देश और कुछ विशेष देशों से हम लोग प्रोक्योरमेंट नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन भी हम लोग जारी की भी स्वीकृति हम लोगों ने ली है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं के संबंध में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, आपको सबको जानकारी होगी भारत सरकार ने प्रोक्योरमेंट के संबंध में क्या निर्णय लिया है। तो वो अब बिहार सरकार की, तो जो पड़ोसी राज्यों के संबंध में भारत सरकार ने जो डायरेक्शंस इशू किए हैं अब वो बिहार सरकार के प्रोक्योरमेंट में भी लागू होंगे। तो ये एक निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस राज्य ने लिया है और शायद आपको सभी को इस संबंध में रुचि होगी। दूसरा ये है जो उद्योग का है, उद्योग के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण आज निर्णय हुआ है जिसमें हम लोग अपने जो राज्य के उपक्रम हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो सभी जॉइंट वेंचर बनाएंगे प्राइवेट कंपनीज के साथ। ये बहुत ही एक नई पहल है और आपको जानकारी होगी बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनियां आज हैं ये शुरू में कुछ राज्यों के जॉइंट वेंचर से ही बनी थी। जो जॉइंट वेंचर में भवन निर्माण निगम हो सकते हैं के साथ हो सकता है, ऊर्जा के कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, पथ निर्माण निगम है, पुल निगम है और विभिन्न सारे आपके हेल्थ के कॉर्पोरेशन है, एजुकेशन के कॉर्पोरेशन है। तो इसमें 3 प्रकार के जॉइंट वेंचर होंगे। पहला जॉइंट वेंचर जिसमें बियाडा के साथ होगा, जिसमें बियाडा अपना भूमि को लोन के रूप में उपलब्ध कराएगा, जॉइंट वेंचर में रहेगा भी और भूमि को लोन के रूप में उपलब्ध कराएगा जॉइंट वेंचर को। दूसरा है भूमि बियाडा के साथ होगा, भूमि को वो इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराएगा। और तीसरा ये है कि बियाडा की भूमि इक्विटी के रूप में रहेगी और हमारे जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, भवन निगम है, पथ निर्माण निगम है, एजुकेशन हेल्थ के कॉर्पोरेशन हैं, ये सब
अपनी अपनी पूंजी जॉइंट वेंचर में रखेंगे। ये जॉइंट वेंचर में राज्य सरकार के जो उपक्रम है उसका पार्टिसिपेशन 49% से कम रहेगा। मतलब ये है कि जो भी जॉइंट वेंचर बनेगी वो प्राइवेट कंपनी बनेगी। इसमें देश के सबसे टॉप 10 जो टर्नओवर वाली कंपनियां वो पार्टिसिपेट कर सकेंगी और देश में जो टॉप 10 मार्केट शेयर जिसका है, आप देखते होंगे जैसे फूड प्रोसेसिंग सबसे 10 टॉप 10 कंपनियां वो पार्टिसिपेट कर सकेंगी या 10 टॉप 10 जिसका मार्केट शेयर है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगी। और इसके माध्यम से हमारे राज्य के कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे हेल्थ कॉर्पोरेशन है तो विभिन्न हेल्थ की कंपनियां हैं, बड़ी टॉप 10 है, हो सकता है वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर से ही या कोई मतलब मेजर बड़ी कंपनियां ही सही, तो वो जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। उसी तरह भवन निर्माण निगम है, हो सकता है टाइल्स की कंपनी हो सकता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की कंपनियां हो, तो ये सारी कंपनियों के साथ अब राज्य में जॉइंट वेंचर हो सकेगा। और ये जॉइंट वेंचर कंपनी में जो क्लियरेंसेस हैं और भूमि की व्यवस्था राज्य की कंपनियां करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की कंपनियां अपना पैसा भी लगाएगी, क्लियरेंसेस भी दिलाएगी, जमीन भी दिलाएगी और ये प्राइवेट कंपनियां जॉइंट वेंचर के रूप में आकर अपने ही ब्रांड में मैन्युफैक्चर करेंगी और राज्य में उद्योग लगाएंगी। तो मेरे ख्याल से इस जो लोग कहते हैं कि उद्योग का माहौल, मेरे विचार से इस इंटरवेंशन से राज्य में बड़ी कंपनियों के आने के द्वार अब सरल और सुगम हो जाएंगे। किसी को कुछ दोनों मामलों में पूछना हो तो पूछिए। अमर अब इधर आ जाइए। नहीं आप बैठे सर। बाबा साहब थैंक यू। मैं थोड़ा रहूँ, मेरे कुछ है। आज अपर मुख्य सचिव शिक्षा ने शिक्षा के संदर्भ में कुछ एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उससे आपको अवगत कराया है और प्रधान सचिव वित्त ने और उद्योग ने दोनों विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसके संबंध में किया गया है। आज कुल 28 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे और मैं जो मुख्य निर्णय हुए हैं उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। पहला है कि बुडको जो बुद्ध स्मृति पार्क उसका मैनेजमेंट कर रहा है, उसके फर्दर मैनेजमेंट करने के लिए बुडको ने एक निजी संस्था है पाटलिपुत्रा विपश्यना ट्रस्ट के साथ एक इकरारनामा करने का निर्णय लिया गया है और ये ट्रस्ट के द्वारा बुद्धा स्मृति पार्क का संचालन किया जाएगा और लोगों को निःशुल्क सुविधा वहां पर प्रदान की जाएगी और इसके संदर्भ में आज मंत्रिपरिषद ने इस इकरारनामा के लिए अपनी स्वीकृति दी है। दूसरा है कि नगर विकास से ही संबंधित कि पटना महायोजना मास्टर प्लान जो 2031 बना है उसके तहत जो मेट्रो रेल परियोजना बनेगी उस कॉरिडोर के दोनों साइड 20-20 मीटर की दूरी पर यदि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण किया जाता है तो निर्माण करने की स्वीकृति तो स्थानीय निकायों द्वारा दी जाती है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस केस में होगा, लेकिन उसके पूर्व नक्शा स्वीकृति के पूर्व पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक अनापत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। तो यदि पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर बन रहा है उसके 20-20 मीटर की दूरी पर यदि पर कुछ बनाया जा रहा है तो सर्वप्रथम मेट्रो रेल से एक अनापत्ति लिया जाना होगा और यदि इसमें राज्य सरकार या भारत सरकार की कुछ संस्थाएं हैं, यदि उनके बिल्डिंग्स हैं तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई है, ये पूर्वानुमति देगी। उसके पश्चात पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नक्शा पास करने की कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा बिहार में राज्यपाल सचिवालय में एक विशेष पदाधिकारी के रिक्त पद पर श्री मणि प्रसाद मिश्र जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपी काडर के एक 99 बैच के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, उनको 2 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो या यदि नियमित नियुक्ति हो जाती है तो इन तीनों परिस्थितियों में उसके पूर्व की कंडीशन में उनको नियुक्त करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी सहमति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नालंदा जिला अंतर्गत अंचल गिरियक में कुल 16.49 एकड़ जमीन
जो गैर मजरूआ मालिक किस्म जंगल है, वो गंगा जल उद्वय योजना, जो गंगा का पानी गंगा से नालंदा होते हुए गया ले जाया जा रहा है, उसके लिए निशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी है। ये वाला बता दें सर? ये बता दें। ये वाला सर निमाली। अच्छा, ये बता दें। हाँ। शिक्षा विभाग के हाँ, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये तो बता दिया ना। हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा आज ये पंचायती राज संस्थानों के और नगर निकाय संस्थानों के सैलरी के लिए जुलाई और अगस्त की सैलरी के लिए 1560 करोड़ 22,35,000 की स्वीकृति दी गई है। ये राशि विमुक्त की जाएगी और इनको जुलाई और अगस्त की सैलरी मिल पाएगी। हो गया, ये हो गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा श्री सौरभ कुमार शर्मा हैं, ये प्राक्कलन पदाधिकारी हैं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर में। ये स्वेच्छापूर्वक काफी दिनों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, तो दंड स्वरूप उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करा दिया गया है। उसी प्रकार से परिवहन विभाग के द्वारा जो निर्भया फ्रेमवर्क है, उसके तहत जो सार्वजनिक सेवा में जो यान लगी हुई है, उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, यानी कि हर एक व्हीकल में एक ऐसा बटन होगा जो आपातकालीन स्थिति में उसको दबाया जा सकेगा। तो इसका कार्य एनआईसी के द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि ये कार्य बिहार में करने के लिए एनआईसी को प्राधिकृत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति में जो नियमावली है उसमें संशोधन किया है और उसी प्रकार से बिहार न्यायिक सेवा नियमावली 2020 की भी स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो एजेंसी इस कार्य को कर रही थी, उसका इकरारनामा रद्द कर दिया गया है और तत्काल निर्णय ये लिया गया है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड उस कार्य को जब तक नई एजेंसी बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये करेगी, इस पर निर्णय हुआ है। उसी प्रकार से बिहार में के वैशाली जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय, उसको स्थायी रूप से उसके स्थापना और संचालन की अनुमति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। फिर शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2020 लाया गया है और बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण एवं अपील नियमावली 2020 लाई गई है। इस आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा अब तक जो ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है, ये जो सॉफ्टवेयर था वो पुराना हो गया है, तो एक नया वर्जन 2 लाया गया है और उसको संचालन करने की अनुमति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें काफी ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिससे टेंडर की गोपनीयता बनी रहे। वित्त विभाग को तो बता दिया उन्होंने, ये तो आप बता दिए हैं सर। शिक्षा वाला, ये भी संस्कृत वाला से संस्कृत टीचर्स को हम रिवाइज पे का बेनिफिट देने जा रहे हैं। जो जितने हमारे संस्कृत टीचर हैं जो छूट गए हैं उनको हम रिवाइज पे का बेनिफिट देने जा रहे हैं। फिर जल संसाधन विभाग के द्वारा तकनीकी परामर्श के लिए एक गैर संवर्गीय पद को सृजित किया गया है और उस पद पर तत्काल श्री अंजनी कुमार सिंह जो सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख हैं, उनको उस पद पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी व्यक्ति प्लाज्मा कोविड-19 के इलाज के लिए दान स्वरूप देता है, उसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अन्य एक्सपेंसेस उसका कवर हो सके। तो ये काफी अच्छा निर्णय लिया है। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा एक बिहार मोबाइल टावर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और उससे जो संबंधित दूर संचार की अवसंरचना नियमावली है, उसके प्रारूप पर आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से
सीवान जिले में जो भारत सरकार के द्वारा 5 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए थे, उसमें सीवान जिले में के मैरवा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उसके साथ में बीएससी नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 568 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो ये आज कुल 28 मामले ऐसे हैं जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया गया है। और मैं एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, तो मैं आप सब लोगों को हेलो भी कहना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि इस कोविड के समय में आप अपना विशेष रूप से ख्याल रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। कोई सवाल तो नहीं, पूछ लीजिए। यदि किसी के पास ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आज की जो प्रेस ब्रीफिंग को समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रेस